हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि आपसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसे आप लिख लें और उसके बाद जो भी आपसे फॉर्मूला लगता हो उस आधार पर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, तरीका वही रहेगा अपना, गिवन क्या क्या है। कह रहा है कि एक पिंड 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो अगर हम दिशाओं की बात करें तो इसे मान लेते हैं नॉर्थ, ये हो जाएगी आपके साउथ, ये हो जाएगी पश्चिम और ये हो जाएगी ईस्ट यानी पूर्व। तो ये पूर्व, ये आपके इस तरफ पश्चिम, इस तरफ दक्षिण और इस तरफ क्या हो जाएगी उत्तर। ठीक है। अगला कह रहा है कि एक पिंड 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए एक पिंड जो है वो पूर्व दिशा में कितना चल रहा है भाई, 6 मीटर। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तत्पश्चात 8 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो यहाँ से वो मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से फिर वो कितना जा रहा है उत्तर में 8 मीटर। ये उसका सी पॉइंट मान लेते हैं। वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है कि चलित दूरी कितनी होगी और विस्थापन वो जो है कितना होगा। तो ये उसका अंतिम पॉइंट हो जाएगा भाई। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से हम सोल्व करेंगे। हाँ भाई, देखो यहाँ से ए से बी तक वो 6 मीटर चलता है, बी से सी तक वो 8 मीटर चलता है। दूरी आप जानते हैं, दूरी क्या होती है भाई, फिजिक्स में दूरी का मतलब है कि कोई भी कण जो है वो जितना पथ तय करता है वही उसका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे चलित दूरी। तो ए बिंदु से बी तक चला तो ए बी चला और उसके बाद में वो कितना चला, बी से सी तक यानी बी सी। तो जितना पथ उसने तय किया वही उसकी दूरी हो जाएगी। तो ए बी का मान कितना है, 6 मीटर। ठीक है, प्लस बी सी का मान कितना है, 8 मीटर। तो टोटल कितना चला, 14 मीटर। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि विस्थापन क्या होगा भाई। विस्थापन जो वो क्या होता है, विस्थापन में हम पथ नहीं देखते हैं। विस्थापन में हम ये कहते हैं कि भाई कण का आरंभिक बिंदु क्या है और अंतिम बिंदु क्या है। यहाँ पर आरंभिक बिंदु क्या है, ए, और अंतिम बिंदु क्या है, सी। तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है कि कण के आरंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यानी अगर आपको यहाँ पर विस्थापन निकालना है तो एक्चुअल में आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। अब अगर आप इस चित्र को देखोगे तो ये आपके त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये आपके आधार है और ये आपके लंब है और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जो है वो विस्थापन आसानी से निकाल सकते हैं भाई। 2 का मान दे रखा है, तीसरे का निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। टोटल कितना हुआ भाई, 100। तो कर्ण स्क्वायर आ गया अपने पास 100। अब अपने को तो क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण बराबर, और ये है क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी डी से व्यक्त कर देंगे इसको। अब स्क्वायर इधर लाओगे, हटाओगे स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 100, यानी 100 का वर्गमूल लेना है। 100 का वर्गमूल जो वो कितना होता है, 10 होता है भाई। तो ये आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कण द्वारा जो चलित कुल दूरी है वो तो होगी 14 मीटर और कण द्वारा जो होता है विस्थापन है वो होगा 10 मीटर। तो ये उतार लें, फिर अपन चलते हैं आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोई कार एक सरल रेखा जो कि आपको चित्र दे रखा उसके अनुदिश गतिमान है। कार ओ से चलकर
18 सेकंड में P तक पहुंचती है, फिर 6 सेकंड में Q पर वापस आ जाती है। कार के औसत वेग और औसत चाल की आपको गणना करनी है। दो सिचुएशन दे रखी है इसी में, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि जब कार O से P तक जाएगी तो औसत वेग और औसत चाल क्या होगी, और जब कार O से P तक जाकर पुनः Q पर वापस आ जाती है तो औसत वेग और औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहले जो डाटा दे रखा है अपन को वो अपन उतार लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। मैं सबसे पहले बोर्ड पर ये चित्र बना देता हूँ भाई। हाँ जी, जो क्वेश्चन दे रखा वो मैंने यहाँ उतार दिया है। देखो एक सरल रेखा दे रखी है, इसमें पैमाना जो है वो O से शुरू होता है यानी 0 से, ये O बिंदु है, और सबके बीच में कितने का अंतराल है, 40 का अंतराल है। Q बिंदु पर जो है वो कितनी डिस्टेंस है टोटल 240 मीटर, और P जो है वो कहाँ पर है 360 पर, और R कहाँ पर है -120 मीटर पे। ठीक है, अब आपसे कह रहा है इसी में दो क्वेश्चन है कि कार जब O से P तक जाती है, यानी ये कार जब O से P तक जाती है तो औसत चाल क्या होगी, औसत वेग क्या होगा, और कार जब O से P तक जाती है और P से वापस कहाँ आ जाए, Q पर आ जाए, तब औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे। और क्या डाटा दे रखा आपको दे रखा है कि जब कार O से P तक जाती है तो उसे 18 सेकंड का समय लगता है, और P से जब Q तक जाती है तो कितना समय लगता है उसको, 6 सेकंड। इतना डाटा आपको दे रखा है। ठीक है, अब अपने को औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो अपन सबसे पहले एक क्वेश्चन को करते हैं। कार जो है इस स्थिति में O से कहाँ जा रही है, P तक। तो मुझे ये बताएं कि भाई कुल चलित दूरी कितनी होगी। ये O बिंदु है जहाँ 0 है, और P बिंदु यहाँ पर है जहाँ कितना है 360 मीटर। तो O से लेकर P तक कुल चलित दूरी, O से P तक चलित कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 360 माइनस 0 यानी 360 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है औसत चाल। देखो औसत चाल क्या होता है भाई, कुल दूरी बट्टे कुल समय। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, चाल जो है वो अदिश राशि है, और जब चाल की बात करते हैं तो आता है दूरी बट्टा समय, और जब वेग की बात करते हैं तो दूरी की जगह क्या जाता है, विस्थापन बट्टा समय। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है 360, और समय अगले ने दे रखा है भाई टी अपने को गिवन है, टी कितना है 18 सेकेंड। तो आपके पास दूरी है, समय है, भाग लगा दो 360 बट्टे 18, 18 दूनी 36, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपके हो जाएगा औसत चाल जब कार O से P तक जाती है। अब इसी में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि औसत वेग क्या होगा, औसत वेग। तो औसत वेग में क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला दूरी की जगह आएगा कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। तो O से लेकर P बिंदु तक ये सीधी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ विस्थापन भी कितना होगा, कुल विस्थापन भी यहाँ पर 360 ही होगा भाई। ठीक है, और कुल समय कितना लग रहा है 18 सेकंड, तो 18 का भाग लगा दो तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी इस केस के अंदर आपके औसत चाल और औसत वेग दोनों का मान जो वो इक्वल आएगा। तो ये उतना उतार लें, फिर अपन बी वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जी, दूसरा केस देखिए कि कार जो है वो O से P तक जाती है, पहले O से P पर जाएगी और फिर P से कहाँ आएगी, Q पर। तो इस स्थिति में आप मुझे बताएं कि O से P और P से Q कितनी दूरी चलेगा भाई। तो देखो O से P तक की जो डिस्टेंस है वो है 360। ठीक है, O से, इसको मैं लिख देता हूँ OP प्लस क्या जाएगा PQ। तो O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो तो है 360, प्लस PQ कितना होगा भाई, बिंदु P है वो 360 मीटर पे है और Q जो वो 240 पे है, तो इन दोनों का अंतर जो वो PQ के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 360 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ PQ बराबर 360 माइनस 240, अंतिम बिंदु माइनस आरंभिक बिंदु कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 120। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 120। टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके 380 प्लस 100 480 मीटर। यानी इस कंडीशन में जब कार O से P और P से Q तक आती है तो कुल चलित दूरी कितनी हो गई 480। अब देखो O से P तक जाने में समय लग रहा है 18 सेकंड और P से Q तक जाने में समय लग रहा है 6 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम
ये हो जाएगा आपके पास 18 प्लस 6 सेकेंड, तो 18 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 24 सेकेंड। ठीक है, तो अब औसत चाल हम निकाल सकते हैं, कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 480 बट्टे समय कितना है 24, तो 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ जाएगी आपके औसत चाल। अब देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि औसत वेग कितना होगा। तो यहाँ पर विस्थापन पूछा भाई। मैंने आपको बताया कि विस्थापन जब हम निकालते हैं तो आपको इनिशियल पॉइंट यानी आरंभिक बिंदु देखना है और उसका अंतिम बिंदु देखना है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार ओ से चलकर पी पर जाती है और पी से कहाँ जाती है क्यू पर, तो इसका अंतिम बिंदु क्या है क्यू। तो देखो ओ से आरंभिक बिंदु है और लास्ट बिंदु क्या है क्यू, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 240। तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं डी से लिख रहा हूँ, कितना है 240 मीटर। अब मुझे बताओ कि समय कितना लगेगा भाई। तो कार को यहाँ से ओ से पी तक आने में और पी से क्यू तक आने में समय तो 18 प्लस 6 24 सेकेंड ही लगेंगे। ठीक है, तो जब विस्थापन अपन कैलकुलेट करते हैं तो आपको आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु देखना होता है और उनके बीच की डिस्टेंस को आपको माप लेना है। तो अब अपने पास दोनों चीज़ें आ चुकी है, भाग लगा दो। तो 240 बट्टे 24 से चला जाएगा तो 10 आएगा आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में औसत चाल और औसत वेग दोनों आपके अलग अलग आएंगे। तो इस क्वेश्चन को, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बुक का, ठीक है, और इसके एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है, तो इसे आप ढंग से उतार लें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए कि एक्स एक्स के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं अपन। गिवन किसी वस्तु की स्थिति दे रखी है आपको x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है आपको 8.5 मीटर, ठीक है, और b की वैल्यू दे रखी है आपको 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति को समय t सेकेंड में व्यक्त किया गया है। t क्या है यहाँ पर, समय। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या है, t बराबर 0 सेकेंड पर, t बराबर 0 सेकेंड पर वेग, मैं इसको v0 से दिखा देता हूँ, और इसी प्रकार t बराबर 2 सेकेंड पर वेग, इसको अपन लिख देते हैं v2, ये पूछा है। ठीक है, और साथ में आपसे पूछा है कि t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड के मध्य अंतराल में वस्तु का औसत वेग क्या होगा, औसत वेग। तो ये 3 चीजें पूछी है भाई आपसे। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर देखो जो स्थिति का समीकरण दे रखा है यहाँ पर t के पदों में है, t की कोई वैल्यू है नहीं। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिले और वहाँ पर t जो है वो चेंजेबल, भाई इससे t का मान तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 से लेकर अनंत तक, तो इसका मतलब जब आपसे स्थिति दे दे और वेग पूछ रहा है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, अगर वो होती तो हम क्या लगाते, कुल विस्थापन में परिवर्तन बट्टा समय अंतराल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, टी जो है वो उसका मान कुछ भी हो सकता है, तो सीधी सी बात समझ लेना आप कि जब आपको स्थिति इस तरह से दे और टी के पदों में दे रहा है तो आपको पूछा क्या है, टी बराबर 0 सेकेंड और टी बराबर 2 सेकेंड पर वेग कितना होगा। तो आपको अगर वेरिएबल क्वांटिटी दे तो आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो v बराबर क्या होता है भाई, विस्थापन बट्टा समय, ऐसे तो निकालेंगे। ये t बराबर एग्जैक्ट 0 सेकेंड पर वेग कितना होगा, इसे हम कहते हैं तात्क्षणिक वेग। इसे क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग। तो जब भी विस्थापन में t या दूरी में t का पद दे रखा हो और आपसे वेग या त्वरण पूछ ले तो आपको बिना सोचे समझे आपको क्या कर देना, अवकलन। तो v बराबर आप क्या लिखोगे, dx बाई dt। तो सबसे पहले v बराबर d बाई dt, x की वैल्यू पुट करो, x क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो a प्लस का चिन्ह है तो पहले a का अवकलन होगा फिर इस बी टी स्क्वायर का होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई डी टी ए प्लस डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, बी टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ केवल a है, a की वैल्यू फिक्स है 8.5 मीटर,
तो मैंने आपको बताया कि जो कांस्टेंट होता है उसका अवकलन हमेशा क्या होगा, शून्य। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। याद रख लेना भाई, नियत राशि की जो अवकलन है वो शून्य होता है। प्लस डी बाई, अब यहाँ देखो b गुना टी स्क्वायर, अवकलन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर केवल t के पद का ही अवकलन होगा, बाकी राशि जब वो कहाँ जाएगी, बाहर। तो b तो कांस्टेंट है तो वो तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, d बाई डी टी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका अवकलन कर दो, v बराबर, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा भाई, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का क्या होता है, n गुना x की पावर n माइनस 1। अब यहाँ x की जगह t आ जाएगा और n की जगह कितना है, 2। तो क्या हो जाएगा, b गुना, देखो n जब वो गुना में आया है तो n की जगह यहाँ कितना है, 2। फिर t गुना n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, v बराबर 2b t की घात 1, 2bt ये आ जाएगा आपके पास। इसे दे दो समीकरण नंबर 1। अब अगला आपसे पूछ रहा है कि t बराबर 0 सेकंड पर वेग कितना होगा, तो यहाँ t की वैल्यू 0 रख दो। तो समीकरण 1 में t बराबर 0 सेकंड पर, तो v0 कितना आ जाएगा, 2 गुना b गुना 0 कितना आएगा, 0। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे में देखो t बराबर कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड पर, तो यहाँ पर b की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी रख दो, 2 रख दो, और b की वैल्यू कितनी है, b की आपको दे रखी है 2.5। तो आ जाएगा v2 बराबर 2 गुना b की वैल्यू कितनी है, 2.5 गुना t की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2.5 गुना 2 5, और 5 गुना 2 ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो आपसे पूछा है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के मध्य अंतराल में औसत वेग क्या होगा, तो यहाँ निकाल लेते हैं अपन, c बराबर औसत वेग। औसत वेग क्या होता है भाई, कुल विस्थापन या विस्थापन में अंतराल बटा कुल समय अंतराल। अब देखो यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 2 सेकंड से 4 सेकंड के मध्य, तो अंतराल तो आ जाएगा 4 माइनस 2। अब अपने को पता करना है कि भाई जब समय 4 सेकंड था तो विस्थापन कितना था, तो ये रहा विस्थापन, तो इसको लिख देंगे हम x। विस्थापन कितने समय पर, t बराबर 4 सेकंड पे, माइनस विस्थापन कितने समय पर, 2 सेकंड पे। तो वैल्यू निकाल लो इसकी, x की वैल्यू क्या है, a प्लस b, t बराबर कितना रखना है, 4 सेकंड, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस विस्थापन कब, 2 सेकंड पे, तो a प्लस b, t की वैल्यू अब कितनी रख दो, 2 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में क्या जाएगा, 4 माइनस 2, समय अंतराल कितना है, 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2। देखो ये माइनस a से a तो चला जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, 4 का स्क्वायर 16, 16b माइनस कितना बचेगा, 4b, बट्टे कितना आ जाएगा, 2। 16 में से 4 गए, कितना बचा भाई, 12b बट्टे 2, यह आ जाएगा आपके पास 6b, और b की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू है 2.5, तो कितना आ जाएगा आंसर आपके पास, तो 6 गुना 2.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 त्रिक 12, 15 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपके आंसर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब विस्थापन या स्थिति जो है वो t के पदों में दें तो आपको वेग पूछा जाए तो उसका अवकलन करें, और फिर आपसे पूछ रहा है कि t बराबर 0 सेकंड पे कितना होगा, तो हमने सबसे पहले अवकलन किया, वेग की वैल्यू आ गई, तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर दो, t बराबर 0 पर रख दो तो वैल्यू आ जाएगी, और t बराबर 2 सेकंड पे। फिर अगले में पूछ रहा है कि औसत वेग कितना होगा, t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड पे, तो सबसे पहले आप 4 सेकंड पे विस्थापन निकाल लो, 2 सेकंड पे विस्थापन निकाल लो, और बीच में फिर नीचे जब वो भाग लग जाएगा किसका, समय अंतराल का, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भाई। तो इसको उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी बहुमंजिल भवन की ऊपरी छत से गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है। जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है उसकी धरती से उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, पहला क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा पूछा कि गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी। तो देखो सबसे पहले
आपको कह रहा है कि एक बहुमंजिला इमारत है, तो ये आपके बहुमंजिला इमारत हो जाएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी ऊपरी छत से कोई गेंद, यानी यहाँ पर बिंदु पर मान लेते हैं ए, यहाँ से कोई गेंद फेंकी जाती है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, ठीक है। तो ऊपर फेंकी जाएगी तो एक वो मैक्सिमम हाइट तय करेगी, ठीक है, ये सीधी है। तो मान लो वो चली गई बी पॉइंट तक। जिस बिंदु गेंद फेंकी गई है उसकी धरातल से ऊंचाई, यानी ये बहुमंजिला इमारत जो है इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है आपके 25 मीटर। कितनी है 25 मीटर। और ये आपको निकालनी है, इसको नाम दे देता हूँ मैं y, ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा आपके C। और फिर कह रहा है कि गेंद को धरती से टकराने से पहले कितना समय लगी, यानी जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो वापस भी तो आएगी भाई, गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस भी आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय है टोटल t वो कितना लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और g आपको दे रखा है, g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गेंद जो है वो कितनी ऊपर तक जाएगी, हाइट आपको निकालनी है। तो देखो जब वस्तु को बिंदु ए से फेंका जाता है वो बी पर जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो v अपने पास 0 है और u कितना भाई, u आपको दे रखा है u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। तो दो चीज़ें हैं v और u। तो न्यूटन की गति के समीकरण से हम क्या कर लेंगे, इस y का मान निकाल लेंगे। तो कौन सा समीकरण लगाएंगे भाई, v है u है और y निकालना है, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से, ठीक है। वो क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस प्लस 2a, a की वैल्यू आपको g दे रखी है लेकिन आपको यहाँ पर लिखना है -10, ठीक है। और s कितना है अपन ने माना है y। अब इसको सोल्व कर लो तो 0 बराबर 400 माइनस 20 गुना y, तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 20 गुना y बराबर 400 और y बराबर क्या हो जाएगा 400/20, कितना आएगा भाई 20 मीटर। इसका मतलब जब वस्तु को आरंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी 20 मीटर। इसका मतलब ये A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो कितनी है 20 मीटर, ठीक है। तो C से लेकर A तक की जो दूरी थी वो थी, हाइट थी 25 मीटर और ये है 20 मीटर, यानी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी आपके 20 + 25 कितना 45 मीटर, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है भाई, ये g का साइन जो है ये क्या लेना है, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब सतह से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो इस y अक्ष को हम प्लस मान लेते हैं, और जब हम नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर आते हैं तो इसको अपन माइनस मान लेते हैं। तो चिन्ह कैसा लेंगे प्लस, और नीचे की ओर जब आएगा तो साइन कैसा लेंगे माइनस। तो यहाँ पर जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन, क्योंकि हम 0 से प्लस की ओर जा रहे हैं तो विस्थापन भी क्या होगा पॉजिटिव, और वेग भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि वेग क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो ध्यान रखना कि जब 0 से प्लस y की तरफ जाते हैं यानी ऊपर की ओर जाते हैं तो विस्थापन पॉजिटिव, वेग पॉजिटिव, और यहाँ पर आपको जो g है वो हमेशा क्या लेना है नेगेटिव, क्योंकि भाई जो गुरुत्वीय त्वरण है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो हमेशा वस्तु को नीचे की ओर ही खींचता है। तो g का मान यहाँ पर आपको क्या लेना है ऋणात्मक। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसलिए विस्थापन प्लस लिया, वेग प्लस लिया है, लेकिन g क्या लेंगे अपन माइनस। अब मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है, कोई बॉल है और वो जो है वो क्या आ रही है नीचे की ओर आ रही है। तो इस केस में क्योंकि हमने नीचे की ओर दिशा जो है वो क्या ली है माइनस, तो इस केस में आपके विस्थापन जो है, विस्थापन वो आपको क्या लेना है नेगेटिव। वेग भी क्या जाएगा, वेग भी आएगा आपके नेगेटिव, और मैंने आपको बताया कि जी को तो आपको हमेशा ही क्या लेना है नेगेटिव, ठीक है।
क्योंकि जी हमेशा क्या चाहता है, वस्तुओं को नीचे की ओर लाना। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी तो विस्थापन और वेग तो पॉजिटिव होंगे, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जी नेगेटिव आएगा। और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो विस्थापन और वेग तो माइनस होंगे और गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपके पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाता है। इसी का अपन दूसरा करते हैं कि भाई गेंद को यहाँ से यहाँ तक आने में कुल समय कितना लगेगा। हाँ जी, तो जो बी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि भाई उस गेंद को जब ए से बी तक फेंकते हैं और बी से वो वापस जब नीचे आती है तो कुल कितना समय लगेगा। तो पहले अपन मान लेते हैं कि भाई ए से बी तक जाने में लगा समय वो अपन t1 है मान लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आरंभिक वेग है और अंतिम वेग है, तो हम क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से t1 का मान निकालेंगे। गति के फर्स्ट समीकरण से वो क्या होता है भाई, v बराबर u प्लस at। अब क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो वेग आपको क्या लेना है, प्लस u का मान कितना है 20, a का मान आपको हमेशा माइनस लेना है तो 10, और t की जगह क्या लिख दोगे t1। तो ये आ जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 t1 बराबर 20, और t1 की वैल्यू आपको निकालनी है तो 20/10 कितना आ जाएगा भाई, 2 सेकेंड। इसका मतलब है कि उस गेंद को A से B तक जाने में लगा समय कितना है, 2 सेकेंड। अब B से C तक, माना गेंद को B से C तक आने में लगा समय। अब देखो जब वस्तु यहाँ अधिकतम ऊंचाई पर चली जाएगी तो उसका आरंभिक वेग जो है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी वो मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नीचे की ओर गिरेगी। तो जब गेंद B से C तक आने में लगा समय अपन मान लेते हैं t2 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में बिंदु B पर आरंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब आपके पास आरंभिक वेग 0 है और अपने पास ये टोटल डिस्टेंस भी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये हाइट कितनी है, टोटल हाइट अपने पास, टोटल हाइट ये कितनी है आपके पास, 25 + 20 कितनी आ जाएगी, 45 मीटर। यानी आपको s भी दे रखा है, तो s है, u है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, t निकालना है। तो आप गति के दूसरा समीकरण लगा दो भाई, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है, s बराबर ut + 1/2 at²। इस बार देखो गेंद जो वो नीचे की ओर आ रही है तो हमें विस्थापन कैसा लेना है, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा -45। ठीक है, आरंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 + 1/2, a का मान -10 और t की जगह कितना लिखेंगे, t2। हमने माना है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में t2 समय लगता है। सोल्व कर लो भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास -45 बराबर -5 t2²। तो माइनस से माइनस गया, 5 का भाग लगाओगे कितना आएगा, t² बराबर t2² बराबर 9, और t2 का मान आ जाएगा आपके पास, इसका लघुत्तम इसका आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 यानी 3। तो इसका मतलब उस गेंद को A से B तक जाने में तो लगा आपके 2 सेकेंड, और B से C तक आने में आपको समय लगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो गेंद को नीचे आने में कुल लगा समय, कुल लगा समय कितना हो जाएगा, t बराबर t1 + t2 कितना हो जाएगा, 2 + 3 यानी 5 सेकेंड। ये आपके आंसर होगा, और ये भी आपके NCERT का एग्जाम्पल है भाई, तो इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ढंग से करना है। याद क्या रखना है कि जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो चिन्ह कैसे लेने हैं, नीचे की ओर जाएगी तब आपको g और विस्थापन और वेग के चिन्ह किस प्रकार से लेने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो देखो, यानी माना कार द्वारा
चलित कुल दूरी कितनी है, s है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये आधी दूरी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और शेष आधी दूरी जो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो कार की औसत चाल पूछिए आपसे, तो यहां पर अपन लिख देते हैं माना आधी दूरी। अब आधी दूरी कितनी होगी भाई इसकी, s/2। आधी दूरी क्या हो जाएगी, s/2। माना आधी दूरी तय करने में लगा समय वो कितना है, t1। अब देखो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है, सॉरी आपको चाल दे रखी है ना, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल कितनी है, पहले वाली जो डिस्टेंस है वो तय करता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दूरी कितनी है यहाँ पर s/2। समय कितना है अपन ने माना है t1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 40 बराबर s/2 t1। ठीक है, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, s/40 गुणा 2 यानी s/80 सेकेंड। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 1। बाकी अपन यहाँ कर लेते हैं। फिर वो कह रहा है कि आधी दूरी जो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो अपन मान लेते हैं कि माना अगली आधी दूरी तय करने में लगा समय कितना है, t2। अब फिर से चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। इस बार चाल कितनी है, अगली चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। दूरी कितनी हो जाएगी, फिर से s/2 है और बट्टे में क्या जाएगा, t2। तो ये हो जाएगा 60 बराबर s/2 t2, और t2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, s/120 सेकेंड। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब अपने पास टोटल दूरी, कार जो है वो यहाँ O0 से चलती है और मान लो बिंदु P तक जाती है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, s। समय कितना लग रहा है उसको, यहाँ मान लो ये आधी दूरी है s/2, ये भी है आधी दूरी s/2। इस s/2 दूरी को तय करने में समय लग रहा है t1, और इस s/2 दूरी को समय तय करने में लग रहा है t2। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी अपन ने कितनी मानी है, s, तो ये हो जाएगी s, और वैसे भी s/2 करोगे तो ऐसे आएगा, और कुल समय t1 प्लस t2। ठीक है, अब अपने पास t1 और t2 की वैल्यू अपन ने निकाली है, ये रही समीकरण 1 व 2 से, तो वो यहाँ पुट कर दो। तो s/t1 की जगह तो क्या जाएगा, s/80 प्लस t2 की जगह क्या जाएगा, s/120। ठीक है, अब s को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास s/s 1/80 प्लस 1/20। तो s से s तो चला जाएगा, क्योंकि हमें कुल दूरी का मान दे भी नहीं रखा था, तो s से s कट जाएगा। अब जो बचा है वो अपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ भाई। देखो औसत चाल जो है वो क्या आएगी आपके पास, औसत चाल बराबर, ऊपर तो बचा 1 और नीचे क्या बचा है, 1/80 प्लस 1/120। इनका आप लघुत्तम लो भाई, लघुत्तम निकालो। देखो 80 और 120 का लघुत्तम निकालेंगे, 40 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग और फिर 3 का भाग, तो ये 60 3 दूनी 6 गुणा 4 240। तो लघुत्तम आएगा भाई 240। तो यहाँ भाग में है तो लिख देंगे 240। तो 80 का भाग लगाओगे 240 में कितना आएगा, 8 3 24, तो 3 आएगा भाई। और यहाँ भाग लगाओगे तो ये आएगा आपके पास 2, ऊपर 1 चल रहा है, तो सॉल्व कर लो इसे। तो ये हो जाएगा आपके पास 240 तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 5, तो 5 चौक 40 और 8 पंजा 40, 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है उसकी औसत चाल आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके इस तरह से होगा। तो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि कार द्वारा चलित कुल दूरी अपन ने मान ली थी s,
कह रहा है कि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और आधी दूरी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो अपन T1 और T2 के मान जो है वो निकाल लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में भाग लगा देंगे और S से S कट जाएगा, लघुत्तम लेके निकालोगे तो आंसर आएगा 48। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो औसत चाल की आएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है।